नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं ओजोन के बारे में। चलो देखते हैं। चलो तो जो ओजोन है वो ऑक्सीजन से ही बनता है। ओजोन बनता किससे है? ऑक्सीजन से। चलो देखो इधर। तो O2 है ना, O2 से O3 बनता है और ये O3 वापस टूटकर O2 भी बनाता है। कहने का मतलब ये है कि जो O2 है, O2 से क्या बन रहा? O3। और ये O3 टूटता है और क्या बनाता है? O2, है ना। मतलब ओजोन का निर्माण और ओजोन का विघटन दोनों प्रोसेस चलते रहते हैं, है ना। चलो इसको बैलेंस कर लो। यहां पर अपन 3 लगा देते हैं और यहां पर लगा देते हैं 2। अच्छा, ऑक्सीजन O2 से यदि हम ओजोन का निर्माण देखें तो इसके लिए जो डेल H है इसका मान होता है पॉजिटिव। ध्यान रखना, O2 से O3 के निर्माण का जो प्रोसेस है उसके लिए डेल H का मान कैसा होता है? पॉजिटिव, है ना। चलो, और ये बनती कहाँ पर है? वायुमंडल में। ये जो प्रक्रिया है ये कहाँ पर चलती रहती है? वायुमंडल में, है ना। चलो पढ़ो। ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप है। ध्यान रखना, ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का अपर रूप। ध्यान रखना अच्छे से। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का अपर रूप। यह इतनी क्रियाशील होती है कि समुद्र तल की ऊंचाई पर यह लंबे समय तक वातावरण में नहीं रहती, है ना। लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से बनती है ना। ध्यान रखना, बनती किससे? ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से। और आवश्यकता काय की होती है? सूर्य के प्रकाश, है ना। चलो आगे देखो। अब होता क्या है, ये जो ओजोन होती है ये वायुमंडल में एक आवरण बना देती है, लेयर। और ये जो लेयर होता है ये सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी विकिरणें होती है उनकी अधिक मात्रा को पृथ्वी पर आने से रोकती है ना। मतलब जो पराबैंगनी विकिरण है उनको ऊपर की ऊपर ही रोक लेती है ना। चलो देखो, यह ओजोन परत भूपृष्ठ को पराबैंगनी विकिरणों की अधिक मात्रा से बचाती है ना। ध्यान रखना, इन्हीं को यूवी रे बोलते हैं अपन, है ना। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यूवी रे बचाती है ना। चलो अगला देखो। ऑक्सीजन से ओजोन का विरचन, विरचन का मतलब क्या होता है? निर्माण, एक उष्मा शोषी प्रक्रम है। भाई ये अभी हमने लिखा था जो डेल एच है, डेल एच कैसा होता है? पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि भाई जो अभिक्रिया है वो कैसी है? उष्मा शोषी। अभिक्रिया कैसी है? उष्मा शोषी, है ना। चलो ये नोट करो पूरा जल्दी से। चलो कल्याण नोट, आगे देखो। अगला हम ओजोन के गुण देखने वाले हैं। तो ओजोन गैस भी होता है ना, ठोस भी होता है और ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है ना। चलो ध्यान रखना, शुद्ध ओजोन एक हल्की पीली नीली गैस, है ना। ये पीत मतलब वही पीली, हल्की पीत नीली गैस, है ना। गहरा नीला द्रव तथा बैगनी काला ठोस, बैगनी काला ठोस। अच्छा, ओजोन की यदि हम गंध देखें तो इसमें से अभिलाक्षणिक गंध आती है ना। कैसी गंध आती? अभिलाक्षणिक, है ना। ध्यान रखना, ओजोन की अभिलाक्षणिक गंध होती है ना। अब देखो ओजोन की यदि हम
बात करें तो थोड़ी मात्रा में जो ओजोन होती है वो हानिकारक नहीं होती है ना। पर यदि इसकी सांद्रता 100 ppm से अधिक बढ़ जाती है तो फिर श्वास लेने में असुविधा होती है ना, जिससे सिर दर्द होने लगता है, मितली उत्पन्न होती है ना। चलो देखो, थोड़ी मात्रा में यह हानिकारक नहीं होती है ना, ध्यान रखना। थोड़ी मात्रा में जो ओजोन है वो हानिकारक नहीं होती, परंतु यदि सांद्रता 100 ppm से अधिक बढ़ जाए तो श्वास लेने में असुविधा होती है ना। 100 ppm से बढ़ जाए तो श्वास लेने में असुविधा होती है, जिससे सिर दर्द होने लगता है, वह मितली उत्पन्न होती। मितली मतलब घबराहट, मितली से मतलब क्या है, घबराहट, है ना। चलो आगे देखो, ओजोन उष्मागतिकी रूप से ऑक्सीजन की तुलना में अस्थायी है, ध्यान रखना। उष्मागतिकी रूप से यदि अपन देखें तो जो ओजोन है वो ऑक्सीजन की तुलना में कैसा होता है, अस्थायी। अगला, इसकी उच्च सांद्रता की यदि हम बात करें तो ओजोन की जो उच्च सांद्रता है वो भयंकर विस्फोट कर सकती है ना। तो देखो, ओजोन की उच्च सांद्रता भयंकर विस्फोटक हो सकती है। ये पूरा थियोरिटिकल पार्ट है ना। चलो नोट करो, ये सारे क्वेश्चन पॉइंट है। चलो कर लिया नोट, आगे देखो। चलो अब देखो, ओजोन की यदि अपन बात करें तो ओजोन प्रबल आक्सीकारक है। ओजोन क्या है, प्रबल आक्सीकारक। चलो इधर देखो, जैसे ये हमने ओजोन लिया, तो ये जो ओजोन है ये क्या करती है, ये O2 प्लस O, तो ये जो सिंगल ऑक्सीजन है इसे बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे इसे, नेसेंट ऑक्सीजन, है ना। तो वही जो ओजोन है वो प्रबल आक्सीकारक क्यों है, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन को मुक्त करती है ना। चलो देखो, जैसे एक रिएक्शन देखते हैं अपन, जैसे हमने PbS, ये सॉलिड होता है, इसकी अभिक्रिया हम करवा देते हैं ओजोन के साथ। किसके साथ करवा दी हमने, ओजोन के साथ। तो यहां पर क्या होगा, ये ओजोन गैस होता है, तो भाई ये जो ओजोन है ये क्या मुक्त करती है, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या मुक्त करेगी, नेसेंट ऑक्सीजन। तो वो जो नेसेंट ऑक्सीजन मुक्त करेगी वो इसके साथ जुड़ जाएगी, तो ये बन जाएगा PbSO4। क्या बन गया, PbSO4। ये होता है सॉलिड, है ना, प्लस O2, ये गैस। तो यहां पर आप देखो भाई, ये जो PbS है इसमें क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन। PbS में क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन। तो इसका क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन। तो भाई ऑक्सीडेशन कर कौन रहा, ओजोन, है ना। चलो पढ़ो, यह बहुत आसानी से नवजात ऑक्सीजन मुक्त करने के कारण प्रबल आक्सीकारक होती है ना। ये नवजात ऑक्सीजन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, नेसेंट ऑक्सीजन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन। चलो नोट करो इसे।
चलो कर लिया नोट। अगला देखो, चलो इधर देखो, स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। चलो अब ओजोन की यदि हम संरचना देखें, ओजोन की क्या देखें हम, संरचना, तो देखो ओजोन O3, अब इसमें आप देखो ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 3, तो अपन बना दो ऐसे 1 2 और ये एक इधर बना दिया 3, है ना। इधर लगा दो डबल बॉन्ड और इधर लगा दो एक सिंगल बॉन्ड, है ना। इस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, उपसहा संयोजक बंध, और ये जो बॉन्ड है इनको क्या बोलते हैं, सहा संयोजक बंध, है ना। तो एक तो ये बन गई। अब अपन क्या करते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है इसको अपन इधर ले आते हैं और ये जो सिंगल बॉन्ड है इसको उधर ले जाते हैं। तो ये इधर सिंगल बॉन्ड आ गया और इधर ये डबल बॉन्ड। चलो अब इसके अलावा आप और कुछ बना सकते हो क्या, अब नहीं बनेगा, है ना। तो इसको अपन नाम दे देते हैं सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। आप चाहो तो नंबरिंग करके समझ सकते हो, जैसे इसको नंबर हमने दे दिया 1, इसको 2 और इसको हम दे देते हैं 3। इसी प्रकार इसमें आओ सेम, ये 1 ये 2 और ये 3। तो यहाँ पर आप देखो डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में, जबकि यहाँ पर आप देखो डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में। अब यदि अपन इसको चेंज करते हैं तो भाई ये सेकंड को आप चेंज करोगे तो फर्स्ट बनेगी, और फर्स्ट में कुछ भी चेंज करते हो तो ये सेकंड वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। मतलब ओजोन की जो अनुनादी संरचना है वो कितनी बनेगी, 2, है ना। चलो नोट करो इसे। चलो कर लिया नोट, आगे देखो। चलो अगला हम पढ़ने वाले हैं सल्फर के अपर रूप, है ना। अब देखो सल्फर के वैसे तो अनेक अपर रूप होते हैं, पर यदि हम महत्वपूर्ण अपर रूप की बात करें तो महत्वपूर्ण अपर रूप होते हैं 2, अल्फा और बीटा, है ना। चलो देखो, चलो अब ये जो अल्फा है, अल्फा अपर रूप और बीटा अपर रूप, है ना, इनको अपन बीटा सल्फर अल्फा सल्फर बोलते हैं, है ना। जो अल्फा सल्फर है इसको अपन बोलते हैं पीला विषम लंबाक्ष सल्फर। क्या बोलते हैं, पीला विषम लंबाक्ष सल्फर। और जो बीटा वाला सल्फर होता है इसको अपन बोलते हैं एक नताक्ष। क्या बोलते हैं, एक नताक्ष। चलो देखो इधर, सल्फर के अनेक अपर रूप है जिसमें पीली, है ना, पीली या पीला बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। पीली विषम लंबाक्ष, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, अल्फा सल्फर, है ना। चलो आगे देखो, तथा
एक नताक्ष, तो एक नताक्ष जो है इसे अपन क्या बोलेंगे, बीटा सल्फर। क्या बोलेंगे, बीटा सल्फर, है ना। आगे देखो, अब हम इनको दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं, है ना। तो देखो, विषम लंबाक्ष सल्फर, तो ये जो विषम लंबाक्ष सल्फर है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रोम्बिक सल्फर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रोम्बिक सल्फर। तो आप रोम्बिक सल्फर बोल दो, या पीली विषम लंबाक्ष, क्या बोल सकते हो, पीली विषम लंबाक्ष। इंग्लिश में येलो रोम्बिक, क्या बोल सकते हो, येलो रोम्बिक। या अपन इसे अल्फा सल्फर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अल्फा सल्फर, है ना। अब सल्फर का ये जो अपर रूप है ये पीले रंग का होता है। रंग कैसा होता है इसका, पीला। चलो अगला, विषम लंबाक्ष सल्फर के क्रिस्टल गंधक सलाका, ये सल्फर के टुकड़े होते हैं ना, जिनको क्या बोल रहे हैं अपन, गंधक सलाका। गंधक सलाका के CS2 में विलयन को वाष्पीकृत करके बनाए जाते हैं, है ना। तो ये जो विषम लंबाक्ष सल्फर है इसको बनाने के लिए जो गंधक सलाका है उसको CS2 के विलयन, किसमें बोल रहे हैं, CS2 में, है ना, विलयन को वाष्पीकृत करके, तो इसको क्या करवाते हैं फिर, वाष्पीकृत, है ना, करके बनाया जाता है ना। यह जल में आविले है, ध्यान रखना, ये वाला जो अपर रूप है जल में कैसा होता है, आविले। पर यदि हम कुछ मात्रा में देखें तो बेंजीन हो गया, एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, इनमें कैसा होता है, विलय। और CS2 में हम देखें तो CS2 में ये पूर्णता विलय होता है, CS2 में पूर्णता विलय होता है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, जल में कैसा है ये, अविलय, परंतु कुछ मात्रा में बेंजीन, अल्कोहल, ईथर में विलय है ना। और ध्यान रखना CS2 में पूर्णता विलय है, CS2 में पूर्णता विलय। चलो नोट करो ये पूरा। चलो कल्याण नोट, आगे देखो अगला। अब देखो, ये जो अपर रूप है सल्फर का ये कक्ष ताप पर स्थायी होता है। कक्ष ताप पर कैसा होता है, स्थायी, है ना। इधर देखो, रोम्बिक, रोम्बिक सल्फर, तो ये जो रोम्बिक सल्फर है ये कक्ष ताप पर स्थायी होता है ना। और यदि अपन टेम्परेचर को 369, टेम्परेचर कितना लिया अपन ने, 369, है ना, 369 केल्विन के नीचे आप देखोगे तो ये स्थायी होता है। और इस टेम्परेचर पर देखोगे तो इस टेम्परेचर पर भी ये स्थायी होता है। पर यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर को जब आप इससे बढ़ा दोगे तो ये जो रोम्बिक सल्फर है ये मोनोक्लिनिक सल्फर में रूपांतरित हो जाता है ना। तो ये बन जाता है मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, है ना। इसे हम बोलते हैं अल्फा सल्फर,
है ना, क्या बोलते हैं, अल्फा सल्फर, और इसे हम बोलते हैं बीटा सल्फर। चलो पढ़ लो एक बार। कक्ष ताप पर विषम लंबाक्ष सल्फर स्थायी अपर रूप है ना, ध्यान रखना। कक्ष ताप पर कैसा है, ये स्थायी है ना, कक्ष ताप पर तो स्थायी है, पर यदि आप इस टेम्परेचर पर भी देखते हो इसे, है ना, इससे कम, है ना, या फिर इस टेम्परेचर पर भी ये स्थायी है। जब टेम्परेचर को आप इससे ज्यादा कर देते हो तो ये अल्फा काय में कन्वर्ट हो जाता है बीटा में, है ना। चलो देखो, जो 369 केल्विन ताप के ऊपर गर्म करने से एक नताक्ष सल्फर में रूपांतरित हो जाता है। चलो इतना समझ में आ रहा, नोट करो इसे। चलो कल्याण नोट, आगे देखो। अगला है मोनोक्लिनिक सल्फर, है ना, इसे आप मोनोक्लिनिक सल्फर बोल दो या बीटा सल्फर बोल दो या हिंदी में एक नताक्ष सल्फर, है ना। चलो देखो, एक नताक्ष सल्फर या इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर या बीटा सल्फर बोल दो, है ना। अब देखो सल्फर का ये जो अपर रूप है ये भी CH2 में विलय है, CH2 में ये विलय है। अब देखो सल्फर के इस अपर रूप को बनाने के लिए जो विषम लंबाक्ष सल्फर होता है उसको तस्तरी नुमा पात्र में पिघलाते हैं। तस्तरी नुमा पात्र मतलब नाव जैसा पात्र, है ना, इस तरीके का, ऐसा, है ना, या फिर आप तगारी जैसा समझ सकते हो। इस तरह के पात्र में पिघलाते हैं और पिघलाने के बाद इसको पपड़ी बनने तक ठंडा करते हैं। मतलब जो इसमें है उसमें क्या बन जानी चाहिए, पपड़ी, है ना, क्या बन जाना चाहिए, पपड़ी, ऊपर लेयर बन जाता पपड़ी। अब पपड़ी बनने तक ठंडा करते हैं, है ना। अब ठंडा करने के बाद फिर क्या होता है, जब इस पे पपड़ी बन गई तो इस पपड़ी में छिद्र करते हैं। पपड़ी में क्या करते हैं, छिद्र। तो इन छिद्र, पपड़ी में छिद्र कर दिए। अब छिद्र में से क्या करते हैं कि भाई जो भी बचा हुआ द्रव है इन छिद्रों के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं और इस पपड़ी को हटाते हैं। तो पपड़ी को हटाने के बाद नीचे जो आपको क्रिस्टल मिलेंगे वो बीटा सल्फर के, किसके हैं वो, बीटा सल्फर के। चलो देखो, सल्फर के इस अपर रूप को बनाने के लिए विषम लंबाक्ष गंधक, है ना, ये गंधक का मतलब क्या होता है, सल्फर, गंधक का मतलब क्या होता है, सल्फर। चलो, को एक तस्तरी में पिघलाकर तथा पपड़ी बनने तक ठंडा करते हैं, है ना, ध्यान रखना, पिघलाते हैं और पपड़ी बनने तक ठंडा करते हैं, है ना। इस पपड़ी में दो छिद्र करते हैं जिनमें से बचा हुआ द्रव निकाल लिया जाता है ना। ये छिद्र इसीलिए करते हैं ताकि जो बचा हुआ द्रव है वो निकाल सके। पपड़ी को हटाने पर रंगहीन, ध्यान रखना कैसा है ये, रंगहीन, सुई के आकार के बीटा सल्फर के क्रिस्टल मिलते हैं, है ना, ध्यान रखना। अब इसमें आप देखो, एक तो रंगहीन है और दूसरा सुई के आकार के, किस प्रकार के अपने को मिलते हैं, सुई आकार के, है ना। अगला देखो, यह 369 केल्विन के ऊपर ताप पर स्थायी है। देखो होता क्या है कि ये जो बीटा सल्फर है,
बीटा सल्फर। ये 369 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर है ना, या तो ये टेम्परेचर ले लो या इसके ऊपर स्थायी होता है। पर यदि हम टेम्परेचर को इससे कम कर देते हैं, टेम्परेचर को अपन ने ये कम कर दिया है ना, तो अब ये जो बीटा सल्फर है ये रूपांतरित हो जाएगा अल्फा सल्फर में, है ना। तो ये बन जाएगा अल्फा सल्फर, है ना। तो पढ़ो, यह 369 केल्विन के ऊपर ताप पर स्थायी है तथा इसके नीचे ताप पर अल्फा सल्फर में रूपांतरित हो जाती है। ध्यान रखना, इस ताप के ऊपर और इस ताप पर भी, है ना, कैसा है, स्थायी। और इसके नीचे ये काय में परिवर्तित हो जाता है अल्फा में। चलो अगला देखो। अब इसी प्रकार मैंने आपको बताया कि भाई जो अल्फा सल्फर है, अल्फा सल्फर, ये जो अल्फा सल्फर है ये 369 केल्विन इस टेम्परेचर पर और इस टेम्परेचर के नीचे स्थायी है। और यदि हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाया तो ये रूपांतरित हो जाता है बीटा सल्फर में, बीटा सल्फर, है ना। पढ़ लो इसे। इसके विपरीत अल्फा सल्फर 369 केल्विन से नीचे ताप पर स्थायी है तथा इसके ऊपर ताप पर बीटा सल्फर में रूपांतरित हो जाती है। चलो इतना समझ में आ रहा है। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा का ऐसे ही। कर लिया नोट। चलो आगे देखो अगला। अब देखो हम 369 केल्विन की बात करें, 369, तो इस टेम्परेचर पर भाई अल्फा और बीटा दोनों ही अपर रूप कैसे होते हैं, स्थायी। अल्फा भी स्थायी है और बीटा भी स्थायी है, इसलिए इस ताप को हम संक्रमण ताप बोलते हैं। इस ताप को क्या बोलते हैं, संक्रमण ताप। चलो 369 केल्विन पर दोनों रूप स्थायी है, यह ताप संक्रमण ताप कहलाता है। ध्यान रखना, इस ताप पर दोनों ही स्थायी है ना, और इस ताप को क्या बोलते हैं, संक्रमण ताप। अगला, अब सल्फर के दोनों अपर रूप विषम लंबाक्ष और एकनताक्ष, है ना, अल्फा बीटा, दोनों में ही आपको सल्फर का जो अणु है, सल्फर का जो अणु है मॉलिक्यूल, वो आपको मिलेगा एसेट। सल्फर का मॉलिक्यूल दोनों में आपको क्या मिलना है, एसेट, है ना। तो देखो विषम लंबाक्ष तथा एकनताक्ष दोनों ही सल्फर अपर रूपों में S8 अणु होते हैं। ध्यान रखना, दोनों में अणु समान है, विषम लंबाक्ष तथा एकनताक्ष दोनों में सेम है। अगला, अब यदि हम इन दोनों ही अपर रूपों में जो S8 है, S8 ये सिकुड़ता है और सिकुड़ कर ये बनाता है क्राउन शेप, सिकुड़ जाता है ना, सिकुड़ना इस प्रकार से सिकुड़ जाता पूरा और सिकुड़ के क्या बनाता है, क्राउन शेप। चलो देखो क्राउन शेप क्या होता है।
ये इस प्रकार से आप देखो क्राउन शेप जैसा दिख रहा है। और इसमें यदि आप सल्फर पर देखोगे तो सल्फर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 6 में से देखो 2 चले गए बॉन्ड बनाने में, तो अभी बचे कितने? 4। तो हर सल्फर के पास इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन बना सकते हो, है ना। तो आप देखो क्राउन शेप दिख रहा है ये? चलो पढ़ लो इसे। यह S8 अणु विभिन्न प्रकार से संकुलित होकर, संकुलित मतलब सिकुड़ना, संकुलित का मतलब क्या है? सिकुड़ना, विभिन्न क्रिस्टलीय संरचनाएं बनाते हैं। दोनों अपर रूपों में S8 वलय प्रकुंचित होकर, भाई ये वलय है, वलय सिकुड़ जाती है। प्रकुंचित या संकुलित का मतलब क्या है? सिकुड़ना, है ना। प्रकुंचित होकर प्रकुंचित होती है तथा क्रीटाकार, क्रीटाकार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्राउन शेप्ड। क्या बोलना है? क्राउन शेप्ड। और दोनों अपर रूपों में, है ना, अल्फा में भी और बीटा में भी। चलो इतना समझ में आ रहा? नोट करो इसे जल्दी से। चलो अगला देखो। पिछले 2 दशकों में सल्फर के अनेक रूपांतरण संश्लेषित किए गए, जिनमें 6 से 20 सल्फर परमाणु युक्त वलय होती है ना। तो इनमें जो सल्फर परमाणु की संख्या है वलय में, वो आपको कितनी देखने को मिलती है? 6 से 20, है ना। अगला, साइक्लो S6 वलय में कुर्सी रूप धारण करती है ना। चलो इसका कुर्सी रूप अपन देख लेते हैं। अब देखो सल्फर कितने हैं इसमें? 6। तो अब यहां पर आप बॉन्ड लगा दो। ये इस तरीके से, है ना। चलो है ना, अब ये थोड़ा सा ही बचा हुआ है ना, ये लास्ट है आज के लिए। सल्फर में मेरे को बताओ आप लोग, सल्फर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 6 में से देखो 2 बॉन्ड बनाने में चले गए, बचे कितने? 4। तो ये आप बना दो इसे। तो ये आप देखो चेयर जैसा दिख रहा, कैसा दिख रहा है? चेयर जैसा, आप देखो, है ना। चलो नोट करो इसे। कर लिया नोट? चलो तो यहाँ पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे का अपन कंटिन्यू करते हैं कल।